Hello 11th class students. Today we will study about the formation of the bond in different conditions. है ना, हमने जो पिछली बार चैप्टर स्टार्ट किया था वीडियो में हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बच्चों हमने बॉन्ड के बारे में बहुत सारा पैरामीटर्स के बारे में देखा है, आइए हम उसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं बच्चों लेविस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। पहले हम कि जो लेविस डॉट डायग्राम होता है ना, वो क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। हमने ये देखा है बच्चों कि जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के कारण बनता है, या फिर कुछ जो चार्ज होता है एटम पर उस चार्ज के कारण बनता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए हम एलिमेंट के सिंबल के पास में कुछ डॉट्स बनाते हैं, और सबसे पहले ये डॉट्स बनाए थे गिलबर्ट एंड लेविस नाम के एक साइंटिस्ट ने, इसलिए उसे हम बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट डायग्राम्स, है ना, या लेविस डॉट फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको हम। इसमें होता क्या है, देखो, are diagrams that show bonding between the atoms of a molecule and the lone pair of electrons that may exist in the molecule। लोन पेयर क्या होते हैं इसके बारे में हमने देखा है, किसी भी वैलेंस शेल में प्रेजेंट वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन के में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है, लोन पेयर या फिर जो बॉन्डेड पेयर है इलेक्ट्रॉन के, उनको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसी भी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए, है ना, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखें कि किस तरह से हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन एग्जांपल्स को हम देखें। जैसे कार्बन है, तो हमें पता है कि कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो कार्बन लिखा, कार्बन के आसपास हमने इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 1 2 3 और ये 4, इस तरह के 4 डॉट हमने इसके आसपास ड्रॉ कर दिए। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के डॉट स्ट्रक्चर के लिए हमने H लिखा और यहाँ पर एक डॉट ड्रॉ कर दिया, जो ये शो करता है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी कि वो शेयरिंग कर सकता है ना। फॉस्फोरस में टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, है ना। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो नहीं करेंगे वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, है ना। नीचे और यहाँ पर हम देखें तो कैल्शियम में 2। अब देखो आर्गन एक स्पेशल केस यहाँ पर और हमें दिखा दिया गया है। आर्गन की हम बात करें तो इसकी वैलेंस शेल में हमें जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, है ना बच्चों। हमने पढ़ा है ऑक्टेट रूल के बारे में, दैट एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और वांट टू हैव द 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अब यहाँ पर हम देखें तो आर्गन में हमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के 4 पेयर या फिर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आर्गन क्या करेगा फिर, किसके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसके साथ करेगा या कैसे करेगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर इट इज इन दी स्टेबल स्टेट, ये ऑलरेडी पूरी तरह से स्टेबल स्टेट में है, इसीलिए जो आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सभी जो गैसेज हैं, नोबल गैसेज हैं, किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करती है ना। और पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है कि इनका पोजीशन क्या है, पीरियोडिक टेबल में इनको ग्रुप 18 में रखा गया है ना। पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं दे आर नोन एज द नोबल गैसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम यहाँ से, है ना। तो ये है बच्चों हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर।
अब आगे आते हैं हम केमिकल बॉन्ड में की बात करते हैं। अ बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई फॉर इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियाई होती है, हमें पता है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। किसी भी एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। तो जो होल न्यूक्लियस है वो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हुआ। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, है ना, और वो एक तरह से एक बॉन्ड का काम करेगा। ऑल एटम्स ट्राइंग टू अचीव अ स्टेबल ऑक्टेट, है ना, ये हम देख चुके हैं पहले ही ऑक्टेट के बारे में, है ना, कि ऑक्टेट अचीव करना चाहता है, कोई भी एटम चाहता है कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, है ना। इन अदर वर्ड, दी प्रोटॉन पॉजिटिव इन वन न्यूक्लियस आर अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अनदर एटम, है ना। देखो किस तरह से यहां पर हम समझते हैं इसे। कोई भी एटम है जिसके पास में ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है कुछ। एक दूसरा एटम है हमारे पास, इसके पास में ही बिल्कुल इसका नेबरिंग एटम, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा बच्चों इस केस में, ये जो पॉजिटिवली चार्ज यहां का न्यूक्लियस है, इट विल अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नेबरिंग एटम, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, एटम इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। सेम ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और इस तरह से इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट द बॉन्ड, है ना। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड बोलेंगे, है ना, और इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोलते हैं। द पावर ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द शेयर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग कर रहे हैं उन्हें जो अपनी तरफ कोई अगर अट्रैक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे हम देखेंगे बच्चों कि किस तरह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड बनते हैं या बॉन्ड टूटते हैं, है ना। रिएक्शन जब भी होती है तो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, है ना, और रिएक्टेंट से जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो यहां पर हम देखें बॉन्ड फॉर्मेशन में, है ना, दो तरह की रिएक्शंस के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज ऑफ द एंथैल्पी। एंथैल्पी में किस तरह से चेंज आता है उसके बेस पे। अब देखो बच्चों, अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, मतलब ऐसी रिएक्शन जो जब हो रही है तो उससे एनर्जी बाहर निकलती है। अब वो कौन सी एनर्जी होती है जो बाहर निकलती है, देखो एक ग्राफ के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्टेंट्स ने जब रिएक्शन स्टार्ट की, यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट्स है, इन रिएक्टेंट्स ने जब रिएक्शन स्टार्ट की, ये जो ऊपर गया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी है, फिर यहाँ से जब रिएक्शन फिजिबल हुई, इस तरफ से देखें अपन, ये इनका एनर्जी लेवल है, रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल हाई है। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, प्रोडक्ट्स बने, एंड व्हेन द एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट्स इज लो, देखो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल यहाँ पर, रिएक्टेंट्स का यहाँ पर। अब क्या हुआ कि जो एनर्जी जो लोअर हुई, दैट मीन्स जितनी भी एनर्जी लोअर हुई प्रोडक्ट्स बनने में, वो एनर्जी कहाँ पर चली गई, एनर्जी रिलीज्ड, वो एनर्जी बाहर निकल गई। मतलब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि जो भी बॉन्ड फॉर्म हुए, नए बॉन्ड, उनको फॉर्म होने में जो एनर्जी लगी वो जो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड थे उनसे कम। तो अब जो ज़्यादा एनर्जी थी वो एनर्जी क्या हुआ, हीट के फॉर्म में या किसी भी दूसरे फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में वो रिलीज हो गई। एंड द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, है ना। दूसरा हम देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में, है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक का जस्ट अपोजिट। अब अपोजिट है मतलब यहां पर क्या रहेगा, जो हमारे रिएक्टेंट्स है इनकी एनर्जी लो है।
अब ये जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, होते होते काफ़ी हाई तक गई और फिर जब स्टेबल हुई, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं देखो, ये जो एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल में और इस एनर्जी लेवल में डिफरेंस है। यहाँ पर रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल लो है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल यहाँ पर जो है वो हाई है। तो अब ये जो हाई एनर्जी, जो ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर आई है, ये एनर्जी कहाँ से आई है? तो ये एनर्जी हमारे रिएक्टेंट्स ने एब्जॉर्ब की है ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब रिएक्शन हुई तो रिएक्टेंट्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो हायर एनर्जी बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो गए। तो एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से हाई एनर्जी बॉन्ड बन गए और एनर्जी का क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ। इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। और अब फिर क्या आता है? एनर्जी मस्ट बी पुट इनटू द बॉन्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इट, है ना। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है ना। ये हम पहले भी थर्मोडायनामिक्स में भी देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम आगे। तो अगला हमारा टॉपिक आता है बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ का, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में समझने से पहले एक बात हमेशा हम दिमाग में रखेंगे कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, है ना, अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो एटम के बीच में अलग अलग बॉन्ड लग रहा है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी लगानी होती है। इन ऑर्डर टू ब्रेक द बॉन्ड वी हैव टू अप्लाई द एनर्जी। एंड सेकेंड थिंग, इन ऑर्डर टू फॉर्म द बॉन्ड, अगर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी, है ना। वो एनर्जी कितनी रिलीज होगी कि जितनी हमें बॉन्ड ब्रेक करने में लगानी पड़ेगी। जितनी एनर्जी रिलीज हुई बॉन्ड फॉर्मेशन में, उतनी ही एनर्जी हमें वापस से उसे देनी होगी इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट बॉन्ड। वो दोनों एनर्जी हमेशा इक्वल रहेगी। अब हम देखते हैं कि कोई बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कितना वीक हो सकता है और उसका रीज़न क्या होगा। तो चलिए हम समझते हैं। हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टेबल बॉन्ड्स रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ एनर्जी टू बी फॉर्म्ड और ब्रोकन, है ना। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसके बनने या उसको तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी का चेंजेस आएगा, है ना। और जितना वीक बॉन्ड होगा उसके फॉर्मेशन में उतनी कम एनर्जी निकलेगी और ब्रेक डाउन करने में भी हमें बहुत कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो वीक है काफ़ी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज़ नॉट मच स्ट्रोंगर। दूसरी बात यहाँ पर हम देखें, इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर की बात हम करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हमें पता चलती है कि कोई बॉन्ड कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो अब हम देखें यहाँ पर कि जो बॉन्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ना। उसके बेस पर हम देखें, यहाँ पर आपने पहले भी छोटी क्लास में भी ये चीज़ें पढ़ी हुई है ना। जैसे 3 तरह के बॉन्ड है हमारे पास में यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें बच्चों जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही है, अगर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गेटिंग शेयर व्हेन द शेयरिंग इज टेकिंग प्लेस ओनली ऑफ वन सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, देन दिस विल कॉल्ड द सिंगल बॉन्ड। वी रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल लाइन। देखो यहाँ पर एक सिंगल लाइन हमें ये बनी हुई है। तो एक सिंगल लाइन की हेल्प से जब हम किसी बॉन्ड को शो करते हैं, दैट मीन्स दैट बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड। अब यहीं पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए जा रहे हैं, तो इस तरह से, तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? डबल बॉन्ड बोलेंगे। ये वाला, ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग की शेयरिंग होगी। यहाँ पर ये भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, है ना। और एक कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर हम देखें तो डबल बॉन्ड बन रहा है ना। देखो एक कार्बन जो है वो मैक्सिमम कितने 4 बॉन्ड बना सकता है ना। यहाँ पर हम देखें ये कार्बन एटम है, लिख लेते हैं यहाँ पर अगर क्लियरली विजिबल नहीं तो। एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, तीसरा कार्बन एटम और दूसरे जो है यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, ये है हमारा हाइड्रोजन एटम।
यहाँ पर कुछ गलत हुआ है थोड़ा सा, इसको हम इरेज करेंगे और इरेजर ये रहा हमारा। ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हम देखें तो ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर एक और नाम हमारा छूट रहा है, उसके लिए फिर से हम कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कलर से ले लेते हैं, और ये है नाइट्रोजन। अब इस केस में हम देखें बच्चों कि अलग अलग जो एटम है जिनकी वैलेंसीज अलग अलग है ना। हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा 1 होती है, तो देखो हाइड्रोजन ने एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था उसकी शेयरिंग यहां पर कर ली इसने, दूसरे हाइड्रोजन ने उसकी शेयरिंग कर ली। अब कार्बन जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, अभी हमने ऊपर देखा था कि एक कार्बन एटम के पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो यहाँ पर हो गई, दूसरे की शेयरिंग यहाँ पर हो गई। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे उनकी शेयरिंग इसने कर ली इस कार्बन के साथ में, और अपनी जो वैलेंसी थी वो सेटिस्फाई कर ली, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी शेयरिंग हो गई। दूसरे कार्बन की बात करें तो इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हाइड्रोजन के साथ कर ली, दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस कार्बन के साथ कर ली, 2 शेयरिंग हो गई। तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसने इस कार्बन के साथ कर ली, क्योंकि इसने 2 की शेयरिंग की थी तो इधर से भी 2 मिलेंगे उसे। ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी भी वैलेंसी पूरी। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो चूंकि यहां से एक वैलेंसी आई थी तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ में शेयर कर लिया, यहां पर हाइड्रोजन ने किया था एक शेयर तो कार्बन ने भी एक कर लिया, इधर भी किया था तो यहां पर भी एक कर लिया था, यहां पर भी हाइड्रोजन ने भी एक शेयर किया था। अब जो कार्बन यहां पर है हमारा जो नाइट्रोजन से अटैच है, इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन फ्री बचे, एक की शेयरिंग तो इधर कार्बन के साथ हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। अब जो नाइट्रोजन एटम होता है, नाइट्रोजन की ऑलरेडी वैलेंसी जो है वो 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वो शेयरिंग कर सकता है। उसने अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो है वो इस कार्बन के साथ कर ली, है ना। तो इस कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन बचे थे इसके पास में, 1 2 और 3, और इसके पास ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, इन तीनों की शेयरिंग करके इसकी भी पेयरिंग हो गई, है ना। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स ईच एटम वांट टू हैव कंप्लीट द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हर एटम ये चाहेगा कि उसकी पेयरिंग हो जाए, है ना। इन दिस वे दे सेटिस्फाई देयर वैलेंसी एंड गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, जो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी आर्गन का देखा था। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। इसे हम समझते हैं, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं हम NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, है ना। तो यहां पर पहले से हमें लिख करके दिया हुआ है कि NO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 है, लेकिन भाई 1.5 है कैसे, आया कैसे ये 1.5, ये भी हमें देखना है। देखो जो फ्रैक्शन में जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो हम देखते हैं कैसे आता है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक फॉर्मूला है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर यूज्ड फॉर टाइप ऑफ बॉन्ड। जो बॉन्ड में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, बॉन्ड कोऑर्डिनेशन में या कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर यूज हो रहे हैं, पहली चीज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ दैट टाइप, उस तरह के टोटल बॉन्ड्स उसमें कितने बन रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें NO2 की, है ना, एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया गया है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, इसमें देखो, इसमें हम जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रॉन के पेयर, ना कि इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक बॉन्ड यहाँ पर बना, मतलब नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया था, इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक अलग कलर से इसे,
रेड कलर ले लेते हैं। नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयरिंग की, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयरिंग की और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयरिंग की। इधर से ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर किया, इस इलेक्ट्रॉन के पास, एक इसके पास किया और एक इसके पास किया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने शेयर हो गए? 3 पेयर शेयर हुए, है ना। तो ये हमने लिखा है 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ दैट टाइप, उस टाइप के टोटल बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, है ना। तो इस टाइप के टोटल, यहां पर डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड हो गए। तो ये जो 3 बॉन्ड बने तो हमने लिख दिया यहां पर। अच्छा, एक डबल बॉन्ड है यहां पर और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड हमें देखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने बने हैं। तो एक डबल बॉन्ड बना और एक सिंगल बॉन्ड बना, टोटल 2 बॉन्ड बने, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 बॉन्ड, है ना। तो जब 3 को 2 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास में आंसर आया यहाँ पर टोटल दी NO बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया हमारे पास में? 1.5। तो इस तरह से बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर को।